वेलकम टू सीधी शिक्षा मैडिनी साथ साथ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 11 चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोटॉन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने एनालिसिस किए थे। अब हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो ये प्रकारों का हम लोग उल्लेख करते हैं भाई, एक एक करके इसका प्रकार का हम लोग उल्लेख करते हैं। पहला तपायनिक उत्सर्जन के बेस पे, दूसरा प्रकाशयनिक उत्सर्जन के बेस पे, तीसरा क्षेत्रक उत्सर्जन के बेस पे, चौथा द्वितीयक उत्सर्जन के बेस पे। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं तपायनिक उत्सर्जन के बेस पे। वास्तव में पहला क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं, तपायनिक उत्सर्जन। तपायनिक उत्सर्जन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहला, जब किसी धातु के तार को उसमें विद्युत, जब किसी धातु के तार को देखिए, जब किसी धातु के तार को, जब किसी धातु के तार को उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्लियर, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके गर्म किया जाता है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है भाई देखिए, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी प्रकार निकलने लगते हैं, उसी प्रकार निकलने लगते हैं जिस प्रकार किसी द्रव को गर्म करने पर उसके अणु वाष्पित होकर बाहर निकलने लगते हैं। उसके अणु वाष्पित होकर के क्या करने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। जिस प्रकार ताप बढ़ाने पर वाष्पित, यहाँ पर बोला जा रहा है जिस प्रकार ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर। तो जिस प्रकार ताप बढ़ाने पर वाष्पित अणुओं की संख्या यहाँ पर देखिए, वाष्पित अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार तार के ताप को बढ़ाने पर, बढ़ा देने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर देखिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर तपायनिक उत्सर्जन के बेस पे हम लोगों ने इस चीज़ को गौर किया है कि इसके बेस पे, तपायनिक के बेस पे, ठीक है, तपायनिक उत्सर्जन के बेस पे। चलिए तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं तपायनिक उत्सर्जन के बेस पे। तपायनिक उत्सर्जन के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ को देखा है कि जब किसी धातु के तार को उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके गर्म किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार निकलने लगते हैं जिस प्रकार किसी द्रव को गर्म करते हैं। तो ठीक है, जैसे कि हम किसी धातु को उससे विद्युत चालन के फलस्वरूप हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसको गर्म करते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार निकलते हैं जिस प्रकार हम किसी द्रव को गर्म करने पर उसके जो वाष्प होते हैं, वाष्पित, उस तरीके से अणु वाष्पित होकर के क्या निकलते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। जिस प्रकार ताप बढ़ाने पर वाष्पित अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार तार के ताप को बढ़ा देने पर भी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग तपायनिक उत्सर्जन के बेस पर जानते हैं। ठीक है, अतः हम लोग ये फाइनली ये बोल सकते हैं कि किसी धातु को गर्म करने पर, किसी धातु को गर्म करने पर, किसको, किसी धातु को, देखिए यहाँ से किसी धातु को गर्म करने पर, किसी धातु को गर्म करने पर, ठीक है, किसी धातु को गर्म करने पर, यहाँ से देखिए किसी धातु को गर्म करने पर, उसकी सतह से, किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से, तो किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को, सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को, सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस कंटेंट को बोल सकते हैं कि किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की, यहाँ से देखिए उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है भाई, तो ये आप लोगों के तपायनिक उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का जो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट तपायनिक उत्सर्जन के बेस पे ये देखा, तो हमने ये पाया कि जब किसी धातु को
कोई भी धातु होती है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी धातु होती है, उसके तार को अगर विद्युत चालन द्वारा, विद्युत धारा उसमें हम लोग प्रवाहित करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, विद्युत धारा हम लोग उस पर क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं भाई। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, गर्म करने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार निकलने लगता है जिस प्रकार द्रव को गर्म करने पर, जिस प्रकार किसको, द्रव को गर्म करने पर, जिस प्रकार हम द्रव को गर्म करते हैं तो उसके अणु क्या होते हैं, वाष्पित होकर के इस तरीके से निकलते हैं भाई, उसके अणु इस तरीके से वाष्पित होकर के निकलते हैं, उसके अणु क्या होते हैं, इस तरीके से वाष्पित होकर के निकलते लगते हैं। तो जिस प्रकार ताप बढ़ाने पर वाष्पित अणुओं की संख्या, ठीक है, जिस तरीके से ताप बढ़ाने पर वाष्पित अणुओं की संख्या, ठीक उसी प्रकार ताप को बढ़ा देते हैं जिस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि अवशोषित होती है, या तो इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण होगा या फिर उत्सर्जन होगा, तो दोनों के बेस पे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उस माध्यम से देख रहे हैं, या तो अवशोषण के बेस पे देख रहे हैं। तो तपायनिक, ताप के साथ आयनों का, ठीक है, ताप के साथ आयनों का उत्सर्जन तपायनिक कहला रहा है, ठीक है, मतलब ताप टेम्परेचर के माध्यम से या फिर उत्सर्जित होगा या फिर अवशोषित होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, उत्सर्जन बोल रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर उत्सर्जित होगा। तो तापों का जो उत्सर्जन होगा वो तपायनिक के बेस पे होगा, तो तपायनिक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन के बेस हो जाएगा। तो जब किसी धातु के तार को उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी धातु के तार को उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार निकलने लगते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार निकलने लगते हैं जिस प्रकार किसी द्रव को गर्म करने पर, जिस प्रकार किसी द्रव को गर्म करने, जिस प्रकार किसी द्रव को गर्म करने पर उसके अणु वाष्पित होकर क्या करते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, वाष्पित होकर अणु क्या करने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। जिस प्रकार ताप बढ़ाने पर वाष्पित अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ से देखिए, ठीक उसी प्रकार तार के ताप को बढ़ा देने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग तपायनिक उत्सर्जन के बेस में देखते हैं। जब किसी धातु के तार को उसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उस पर गर्म करते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार निकलने लगते हैं जिस प्रकार किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो उसके अणु वाष्पित होकर के बाहर निकलने लगते हैं। क्लियर। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं भाई कि किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं, मतलब तापों का आयन के रूप में इससे निकलना, मतलब तपायनिक उत्सर्जन, मतलब वहाँ पर आप लोग जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो उष्मा होता है, जो ताप के बेस होता है, उसका उत्सर्जित होना। क्योंकि हम लोग यहाँ पर विकिरण और पदार्थ की द्वितीय प्रकृति पढ़ रहे हैं, मतलब डुअल नेचर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग द्वितीय प्रकृति के बेस पे, तो यहाँ पर पदार्थ जो है वो तो तपायनिक के बेस पे उत्सर्जित हो गए। ठीक है, तो चलिए ये हमारा पहला कंटेंट था जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के मुख्यतः 4 प्रकार में पहला देखे। अब इसका आगे के कंटेंट को देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए, तपायनिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु में निम्न गुण होने चाहिए। देखिए यहाँ पर एक शर्त होती है, किसी के भी शर्त भी होती है। यहाँ से देखते हैं, तपायनिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु में निम्न गुण होना चाहिए। पहला, तपायनिक उत्सर्जन के लिए, यहाँ से देखिए, तपायनिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु में, तपायनिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु में, यहाँ से देखिए, तपायनिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु में निम्न गुण होने चाहिए। प्रयुक्त धातु में क्या होने चाहिए, निम्न गुण होने चाहिए भाई। प्रयुक्त धातु में निम्न गुण होने चाहिए। पहला, धातु का कार्यफलन कम हो। पहला चीज बोला जा रहा है, धातु का कार्यफलन कम हो। क्या है, पहला, धातु का कार्यफलन कम हो ताकि कम ताप पर ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। तो पहला देखिए, तपायनिक के बेस पर अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, तपायनिक के बेस पे, तो तपायनिक के बेस पर हम इस चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है कि धातु का कार्यफलन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जो धातु का कार्यफलन है, धातु का जो कार्यफलन है भाई, देखिए जो धातु की कार्यफलन है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो तपायनिक उत्सर्जन के प्रयुक्त धातु में निम्न गुण होने चाहिए। तो पहला बोल रहा है कि धातु का कार्यफलन कम हो, धातु का कार्यफलन क्या हो, कम हो, ताकि कम ताप पर ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, ताकि कम ताप पर में ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। और सेकेंड चीज़ हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये बोला जा रहा है कि धातु का गलनांक क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए, जिससे गर्म करने पर वह पिघल ना सके, जिससे गर्म करने पर वह पिघल ना सके। ठीक है, और दूसरा में क्या बोल रहा है कि धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए भाई। ये आप लोगों का तो फर्स्ट कंटेंट हो गया। सेकेंड के बेस में जो धातु का गलनांक है भाई, धातु का गलनांक, धातु का जो गलनांक है उसको क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इसको कम होनी चाहिए और इसको क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए।
इसको कम और इसको अधिक। तो तपायनिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु निम्न गुण होने चाहिए। तो पहला, धातु का कार्यफलन कम होनी चाहिए ताकि कम ताप पर अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। और सेकेंड में, धातु का गलनांक क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, जिससे गर्म करने पर वह पिघल न सके। ठीक है, धातु का गलनांक अधिक होनी चाहिए जिससे कि गर्म करने पर वह पिघल न सके। तो दो कंटेंट है यहाँ पर तपायनिक उत्सर्जन के लिए प्रयुक्त धातु निम्न गुण होने चाहिए। तो पहला, धातु का कार्यफलन कम हो ताकि कम ताप पर अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। और दूसरा, धातु का गलनांक क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, जिससे गर्म करने पर वह पिघल ना सके। ठीक है, क्योंकि अगर उसका गलनांक ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो गलेगा नहीं, मतलब पिघलेगा नहीं। अगर गलनांक कम है तो जल्दी ही पिघल जाएगा। ठीक है, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आगे देखते हैं हमारा सेकेंड कंटेंट। सेकेंड देखते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक आयनिक मिशन। सेकेंड हमारा प्रकाश आयनिक उत्सर्जन। दूसरा है हमारा प्रकाश आयनिक उत्सर्जन। दूसरा क्या है, प्रकाश आयनिक उत्सर्जन, फोटो आयनिक मिशन। ठीक है, फोटो आयनिक मिशन के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, प्रकाश आयनिक उत्सर्जन, प्रकाश आयनिक उत्सर्जन। प्रकाश आयनिक उत्सर्जन के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, इसको प्रकाश आयनिक उत्सर्जन बोल सकते हैं या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोल सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रकाश आयनिक उत्सर्जन बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, या फिर क्या बोल सकते हैं भाई, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जब किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर, यहाँ पर देखिए, जब किसी प्रकाश और सुग्राही पर पदार्थ पर उचित तरंगदैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो यहाँ पर देखते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जब किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर उचित तरंगदैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण, यहाँ से देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है भाई, आपतित होता है। तो पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, तो पदार्थ की, यहाँ पर देखिए, तो पदार्थ की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज होती है भाई, पदार्थों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अतः वे पदार्थ की सतह को छोड़ करके क्या हो जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि वो अगर उत्सर्जित हो जाएंगे तो बाहर निकलने ही लगेंगे। ठीक है, तो उसी को बोला जा रहा है, अतः वे पदार्थ की सतह को छोड़ करके कहाँ निकलने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ की सतह को छोड़ करके बाहर निकलने लगते हैं। तो जब किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर उचित तरंगदैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित होता है तो पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः वे पदार्थ की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। तो इस उत्सर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश आयनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर जो उत्सर्जन होता है भाई, यहाँ पर क्या होता है, जो उत्सर्जन होता है, तो इस प्रकार के जो उत्सर्जन होता है भाई, इस प्रकार के जो क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उस उत्सर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश आयनिक उत्सर्जन बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश आयनिक उत्सर्जन बोल सकते हैं, या फिर इसको प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यहाँ पर इसको ये बोल सकते हो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी बोल सकते हो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, क्योंकि यहाँ पर विद्युत का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं प्रकाश आयनिक उत्सर्जन के बेस पे कि जब किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर उचित तरंगदैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित होता है तो पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः वे पदार्थ की सतह को छोड़ करके बाहर निकलने लगते हैं। इस उत्सर्जन को प्रकाश आयनिक उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। चूँकि यह घटना प्रकाश विद्युत प्रवाह कहलाती है, चूँकि यह प्रकाश विद्युत प्रवाह से रिलेटेड होती है, लेकिन इसलिए इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रवाह बोलते हैं। मतलब ये जो प्रकाश आयनिक उत्सर्जन होती है उस चीज़ को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रवाह के अंतर्गत भी देखते हैं, क्योंकि ये इसके घटने पर क्या है, सम्मिलित है, इसके घटना पर यह आधारित है। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। तो जब हम लोग आयनिक के बेस पे या आयन के बेस पे जब जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग उसके साथ क्रिया कराते हैं भाई, तो उसके साथ जो इलेक्ट्रॉनों में जो उत्सर्जित होती है तो उसी उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये आप लोगों का सेकंड कंटेंट था प्रकाश आयनिक उत्सर्जन के बेस पे। ठीक है, पहला में हम लोग तपायनिक उत्सर्जन को देखा और सेकंड में हम लोगों ने क्या देखा, प्रकाश आयनिक उत्सर्जन को देखा। थर्ड नंबर में देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर में ये देखिए, थर्ड नंबर में हमारे पास है क्षेत्र उत्सर्जन। अगला कंटेंट क्या है, थर्ड में हमारे पास क्षेत्र उत्सर्जन है। तो क्षेत्र उत्सर्जन किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग थर्ड बेस पे देखते हैं। इस चीज़ को थर्ड है हमारे पास क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए,
क्षेत्र उत्सर्जन। तो क्षेत्र उत्सर्जन किस तरीके से होता है इस चीज को देखते हैं। जब धातु सतह के बाहर प्रबल विद्युत क्षेत्र, जब धातु सतह के बाहर प्रबल विद्युत क्षेत्र, यहाँ से देखिए, जब धातु सतह के बाहर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धातु सतह से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर क्या करने लगते हैं? निकलने लगते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र उत्सर्जन के बेस पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। जब धातु सतह के बाहर प्रबल विद्युत क्षेत्र, जब धातु सतह के बाहर, जब धातु सतह के बाहर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धातु सतह से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर क्या करने लगते हैं? निकलने लगते हैं। इस उत्सर्जन को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर जो उत्सर्जन होता है भाई, इस उत्सर्जन को क्या बोलते हैं? क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्षेत्र के प्रबल होने पर, उत्सर्जित होने पर, क्लियर, क्षेत्र के प्रबल होने पर या उत्सर्जित होने पर, क्षेत्र के प्रबल होने पर या उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो क्षेत्र उत्सर्जन के बेस पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जब धातु की सतह पर, किस पर? जब धातु की सतह पर ये होती है भाई, किस पर होती है? जब धातु की सतह पर होती है। जब धातु की किस पर होती है? सतह पर, क्लियर। जब धातु की किस पर होती है? सतह पर होती है। तो जब धातु के बाहर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धातु सतह से बाहर निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण धातु सतह से बाहर निकलने लगते हैं। इस उत्सर्जन क्षेत्र को, इस उत्सर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। इस उत्सर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। चूंकि क्षेत्र के प्रबल होने पर, उत्सर्जित होने पर, चूंकि क्षेत्र के प्रबल होने पर और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है भाई, वो क्या होती है? अधिक होती है। तो क्षेत्र उत्सर्जन के बेस पे जब हम ये चीज देखते हैं कि जब धातु सतह के बाहर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो आकर्षण के कारण, यहाँ पर देखिए, तो आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धातु सतह से बाहर निकलने लगते हैं, जिससे इस उत्सर्जन क्षेत्र को, उत्सर्जन क्षेत्र के माध्यम से हम लोग जानते हैं तो क्षेत्र के प्रबल होने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, क्लियर। अब इसका थर्ड कंटेंट के बेस में क्षेत्र उत्सर्जन हो गया। अब फोर्थ कंटेंट के बारे में देखते हैं भाई, फोर्थ कंटेंट किस तरीके से होता है इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं। फोर्थ कंटेंट क्या बेस पे बोल रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? द्वितीयक उत्सर्जन। इस चीज को बोला जाता है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन बोला जाता है। इस चीज को क्या बोला जाता है? द्वितीयक उत्सर्जन बोला जाता है। इस चीज को बोला जाता है द्वितीयक उत्सर्जन बोला जाता है। तो द्वितीयक उत्सर्जन के बेस पे देखते हैं, जब तीव्र वेग वाले कण जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या धातु की सतह से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या धातु की सतह से द्वितीयक उत्सर्जन, जब तीव्र वेग वाले कण, यहाँ से देखते हैं, जब तीव्र वेग वाले कण, यहाँ से देखते हैं हम लोग, जब तीव्र वेग वाले कण जैसे कि होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन होता है, धातु की सतह से टकराते हैं, धातु की सतह से क्या होते हैं? टकराते हैं, धातु की सतह से टकराते हैं तो ये कण अपनी गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर देखिए, तो ये कण अपनी गतिज ऊर्जा धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं। धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं? दे देते हैं। तो जब तीव्र वेग वाले कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन आदि धातु की सतह से टकराते हैं तो ये कण अपनी गतिज ऊर्जा धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं। अतः धातु सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए, अतः धातु सतह से, देखिए यहाँ पर, अतः धातु सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। अतः धातु सतह से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलने लगते हैं? बाहर निकलने लगते हैं। और निकलने वाले इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग, वहाँ से जो धातु सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं भाई, उसी इलेक्ट्रॉन को, और निकलने वाले इन इलेक्ट्रॉनों को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और निकलने वाले इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा इस उत्सर्जन को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। तथा इस उत्सर्जन को क्या बोला जाता है? द्वितीयक उत्सर्जन बोला जाता है। तथा इस उत्सर्जन को क्या बोला जाता है? तो इस उत्सर्जन को बोला जाता है द्वितीयक उत्सर्जन। किस बेस से बोला जाता है? तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेस से बोला जाता है, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग फाइनली ये चीज बोल सकते हैं द्वितीयक उत्सर्जन के बेस पे कि जब तीव्र वेग वाले कण, यहाँ से देखिए, जब तीव्र वेग वाले कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन आदि धातु की सतह से टकराते हैं, आदि धातु की सतह से क्या करते हैं? टकराते हैं। तो ये कण अपनी गतिज ऊर्जा के कारण, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन से, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं। अतः धातु सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, जिससे कि निकलने वाले इन इलेक्ट्रॉनों को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा इस उत्सर्जन को द्वितीयक उत्सर्जन के बेस
जानते हैं। तो इतने में आप लोगों के जो चारों का जो प्रकार था, पहला तपायनिक उत्सर्जन के बेस पे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बेस पे, तीसरा क्षेत्र उत्सर्जन के बेस पे, चौथा द्वितीयक उत्सर्जन के बेस पे। तो ये चारों विधि से हम लोग इस चीज को उत्सर्जन के बेस पे हम लोग इस कंटेंट को जान सकते हैं। तपायनिक उत्सर्जन के बेस पे, प्रकाश आयनिक उत्सर्जन के बेस पे, क्षेत्र उत्सर्जन के बेस पे और द्वितीयक उत्सर्जन के बेस पे। क्लियर? तो चलिए इसके आगे का कंटेंट को देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव। वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होती है, इस चीज को हम लोग जानते हैं भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं। चलिए, तो यह पाया गया है कि जब उचित आवृत्ति वाले प्रकाश विद्युत प्रवाह के अंतर्गत में हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह किस तरीके से होता है, इस चीज को देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रवाह। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह के बारे में। प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रवाह के बारे में जानते हैं हम लोग। प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। चलिए, तो चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह के बारे में, किस तरीके से होती है प्रकाश विद्युत प्रवाह। यह पाया गया कि जब उचित आवृत्ति, यह पाया गया है, देखिए यह हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि यह पाया गया, या यहाँ डायरेक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब उचित आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय विकिरण या प्रकाश कुछ विशेष पदार्थों को खासकर धातुओं पर आपतित होता है, तो उनमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। तो उनमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। तो यहाँ पर बोला जाए, देखिए प्रकाश विद्युत प्रवाह के अंतर्गत में यहाँ पर जो हमारे पास आवृत्ति होती है भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, जो आवृत्ति होती है और क्या होती है, तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति होती है और क्या होती है, हमारे पास यहाँ पर तरंग दैर्ध्य होती है और क्या होती है, ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। और यहाँ पर क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण। और क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। यह प्रकाश कुछ विशेष पदार्थों खासकर धातुओं पर आपतित होता है। क्लियर? खास करके किस पर आपतित होता है, धातुओं पर आपतित होता है। खास करके किस पर आपतित होता है, तो धातुओं पर आपतित होता है। तो उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं भाई, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के अंतर्गत में हम लोग ये चीज को देख रहे हैं भाई कि जब उचित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय विकिरण या प्रकाश कुछ विशेष पदार्थों खासकर धातुओं पर आपतित होता है, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के अंतर्गत हम लोग ये चीज देखते हैं कि जब उचित आवृत्ति या फिर तरंग दैर्ध्य, जब उचित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय विकिरण या प्रकाश कुछ विशेष पदार्थों को खासकर धातुओं पर आपतित होता है, तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उनमें से जो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि जब उचित आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण, जब उचित आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय विकिरण, जब उचित आवृत्ति की क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण या प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से, या प्रकाश के प्रभाव से, देखिए यहाँ से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, या प्रकाश के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से, प्रकाश के प्रभाव से या किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को यहाँ से हम लोग देखिए, उचित आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण या प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ से हम लोग इस चीज को बोल सकते हैं कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये फाइनली बोल सकते हैं कि जब उचित आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय विकिरण, जब उचित आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय विकिरण या प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की जो घटना होती है, उस चीज़ को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। तो यहाँ से ये उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होता है, वही आप लोगों का प्रकाश इलेक्ट्रॉन के बेस में होता है। तो ये आप लोगों का प्रकाश विद्युत प्रवाह के अंतर्गत आता है। क्लियर? चलिए अब इसका अगला कंटेंट को देखते हैं। जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसी धन प्लेट से, मतलब पॉजिटिव से ना, पॉजिटिव से, यहाँ से देखिए, जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसी धन प्लेट से, जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखिए, जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसी धन प्लेट से द्वारा आकर्षित किए जाते हैं,
तो विद्युत धारा बहने लगती है। तो विद्युत धारा क्या होने लगती है? बहने लगती है यहाँ से। तो विद्युत धारा क्या होने लगती है? बहने लगती है। इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसी धन प्लेट से, जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसी धन प्लेट द्वारा आकर्षित किए जाते हैं तो विद्युत धारा क्या होती है? बहने लगती है। विद्युत धारा क्या होने लगती है? बहने लगती है। इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इस धारा को क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रवाह में, वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रवाह में, वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रकाश ऊर्जा का यहाँ से देखिए, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा में क्या होता है भाई? रूपांतरण होता है। तो इसके प्रेक्षण के लिए निम्न मुख्य प्रयोग किए गए। तो इसके अंतर्गत में हमारे पास दो प्रेक्षण सामने आते हैं भाई। तो इसके लिए पहला जो निम्न मुख्य है, तो पहला हर्ट्ज का प्रयोग के बेस पे इस चीज को देखेंगे। किसके पे आधारित देखेंगे? कि जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसी धन प्लेट द्वारा आकर्षित किए जाते हैं तो विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रवाह में क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, जिसके कारण हमारे पास दो प्रकार के हम लोग प्रैक्टिकल प्रेक्षण के बेस पे करते हैं। तो पहला हर्ट्ज के प्रयोग को देखते हैं। क्लियर? तो चलिए, ये प्रकाश विद्युत प्रवाह के अंतर्गत का हमारा प्रैक्टिकल बेस, ये आप लोगों का एनालिसिस है। तो इस चीज को देखते हैं, पहला हर्ट्ज के प्रयोग के बेस पे इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो कंटेंट देख रहे थे, ये आप लोगों का भी प्रकाश विद्युत प्रवाह के अंतर्गत आ रहा था, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि वहां पर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन के बेस में उसका उत्सर्जित किस तरीके से हो रहा है, उस पर जो उसका प्रभाव है वो किस तरीके से हो रहा है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, हर्ट्ज का प्रयोग को देखते हैं भाई। हर्ट्ज के प्रयोग में हम लोग पहला देखते हैं, ये जो प्रकाश विद्युत प्रवाह होता है भाई, ये जो आप लोगों का क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रवाह का अध्ययन सर्वप्रथम हर्ट्ज ने 1887 में किया था। इसको मैं आप लोगों को वहां पर परिचय इंट्रोडक्शन के बेस में बता दिया था कि जो हर्ट्ज ने किस में किया था, इसका प्रकाश विद्युत प्रवाह का अध्ययन। यहाँ से देखिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह का अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह का अध्ययन 1887 में हर्ट्ज ने किया था। 1887 में हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, ये पहला कंटेंट है आपका। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह का अध्ययन सर्वप्रथम हर्ट्ज ने सन 1887 में विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग के साथ, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग के साथ, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग के साथ किया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग के साथ किया था। उन्होंने पाया कि जब विसर्जन नलिका में, उन्होंने पाया कि जब विसर्जन नलिका में कैथोड पर पराबैंगनी किरणें, जब विसर्जन नलिका में, देखिए यहाँ से विसर्जन नलिका में देखते हैं भाई इस चीज़ को हम लोग। विसर्जन नलिका में कैथोड पर पराबैंगनी किरणें, कैथोड पर पराबैंगनी किरणें, कैथोड पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है। विसर्जन नलिका में कैथोड पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो विद्युत उत्सर्जन, तो यहाँ पर विद्युत विसर्जन देखिए, तो यहाँ पर विद्युत विसर्जन सुगमता पूर्वक होने लगती है। विद्युत विसर्जन क्या होने लगती है? सुगमता पूर्वक होने लगती है। तो हर्ट्ज के प्रयोग में हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह का अध्ययन सर्वप्रथम हर्ट्ज ने सन 1887 में विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग के साथ किया था। उन्होंने पाया कि जब विसर्जन नलिका में कैथोड पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो विद्युत विसर्जन सुगमता पूर्वक होने लगता है। उन्होंने यह देखा कि कैथोड को किसी आर्क लैंप से, देखिए कैथोड को किसी आर्क लैंप से पराबैंगनिक प्रकाश द्वारा प्रदीप्त करने पर, पराबैंगनिक प्रकाश द्वारा क्या करने पर? प्रदीप्त करने पर धातु इलेक्ट्रोड के पार उच्च वोल्टता स्फुलिंग मतलब चमक उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है कि उसमें पराबैंगनी के माध्यम से आएगा तो प्रकाश के द्वारा प्रदीप्त, जैसे कि दीप्त और अदीप्त के बेस से, फ्रिंज के बेस से पढ़ रहे थे ना, तो दोनों के बेस पे टकराएगा तो उसकी जो चमक होती है, स्फुलिंग होती है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो धातु पर ये चमकने वाला जो आप लोगों को प्रकाश मुक्त होता है, वह अवशोषित कणों को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, जो प्रकाश विद्युत आप लोगों का प्रकाश मुक्त अवशोषित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेस पे कहते हैं, तो वो स्वतंत्र करने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। तो उनको स्वतंत्र करने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। तो हर्ट्ज के प्रयोग के अंतर्गत में हम लोगों ने ये चीज को देखा कि हर्ट्ज के प्रयोग के अंतर्गत में प्रकाश विद्युत प्रवाह का सर्वप्रथम अध्ययन हर्ट्ज ने सन 1887 में किया था, 1887 में किया था।
मैच विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग के साथ किया था। उन्होंने पाया कि जब विसर्जन नलिका में कैथोड पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो विद्युत विसर्जन सुगमतापूर्वक होने लगती है, तथा उन्होंने यह देखा कि कैथोड को किसी आर्क लेप से पराबैंगनिक प्रकाश द्वारा प्रदीप्त करते हैं तो उस पर भी जो कैथोड के जो उच्च उल्टता के जो स्फुलिंग होते हैं, चमकदार होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिससे के कारण धातु पर पृष्ठ पर वो चमकने लगता है, जिसके कारण प्रकाश मुक्त अवशिष्ट कणों जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं स्वतंत्र करने पर वो क्या होती है, सहायता प्रदान करती है। क्लियर। तो ये पहला प्रयोग हर्ट्ज का प्रयोग था। दूसरा देखते हैं हॉलवेक्स का प्रयोग। अब 1887 के बाद 1888 में ना हॉलवेक्स का प्रयोग यहाँ से देखते हैं। दूसरा जो प्रयोग है हमारे पास वो हॉलवेक्स के प्रयोग के बेस पे है। तो इस चित्र इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। सन 1888 में हॉलवेक्स ने इसे के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया। उसके उपकरण को हॉलवेक्स का प्रयोग के लिए हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए हॉलवेक्स का प्रयोग को हम लोग इस चीज के लिए यहाँ से देखते हैं। हॉलवेक्स का प्रयोग के लिए हॉलवेक्स एक्सपेरिमेंट चलिए इस चीज़ को देखते हैं भाई। हॉलवेक्स एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को हम लोग। इसके प्रयोगों के आधार पर वास्तव में क्या चीज़ आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो हॉल इफेक्ट के बेस पे आता है। हॉल इफेक्ट्स के बेस पे इस तरीके से देखिए, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। चलिए तो हॉलवेक्स के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं वास्तव में ये किस तरीके से होता है, इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं भाई। देखिए हॉल इफेक्ट्स के बेस पे ये जो वास्तव में आप लोगों का ये जो गुण होता है वो किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो हॉलवेक्स के बेस पे हम लोग जो हर्ट्ज का प्रयोग किए थे, ये हर्ट्ज का प्रयोग किस तरीके से था इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। तो हर्ट्ज के प्रयोग के बेस पे भी आप इस चीज़ को कवर अप करके देख सकते हैं ये किस तरीके से होता है बोल के। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग इसके माध्यम से भी जान सकते हैं, ये दोनों के माध्यम से भी जान सकते हैं कि हर्ट्ज के प्रयोग के बारे में, जो इसका इफेक्टिव जो होता है वो हॉल का किस तरीके से होता है, इसका इफेक्ट के बेस पे आप इस चीज़ को यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको हम लोग दोनों के बेस पे जान सकते हैं भाई कि इसका इफेक्टिव किस तरीके से होता है। इस उपकरण के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई। यहाँ से हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। चलिए यहाँ से ये है, यहाँ के बेस पे है, देखिए चलिए यहाँ के बेस पे ये है, तो इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंटेंट होता है वो किस बेस पे होता है, इस चीज़ को यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से देखते हैं तो ये किस बेस पे होता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग कवर अप करके देखते हैं भाई। क्लियर। तो हॉलवेक्स का जो प्रयोग होता है, हॉलवेक्स का जो क्या होता है प्रयोग भी होता है, वो किस बेस पे होता है, तो इस चित्र के माध्यम से भी अभी हम लोगों ने देखे, तो इसको हम लोग कवर अप करते हैं दोनों के बेस पे। चित्रों के माध्यम से भी हम इस चीज़ को क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। तो हॉलवेक्स ने इस प्रयोग के आधार पर एक चीज़ को यहाँ पर बताया था भाई। किस बेस से बताया था उसको डायग्राम के बेस पे मैं यहाँ पर जो लिखा है उसको मैं यहाँ से डील करता हूँ भाई। ठीक है। तो चलिए सन 1888 में क्या हुआ था, हर्ट्ज का प्रयोग हुआ था। सन आप लोगों का 1887 में। अब यहाँ पर कितना आ गया, सन 1888 आ गया भाई। 1888 आ गया, 1 साल के डिफरेंस आ गया यहाँ पर। इसमें हर्ट्ज का प्रयोग को देखे थे हम लोगों ने, हर्ट्ज का प्रयोग को। इसमें हम लोग देख रहे हैं हॉलवेक्स के प्रयोग को देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग किसका देख रहे हैं, हॉलवेक्स के लिए देख रहे हैं। क्लियर। तो चलिए सन 1888 के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। तो सन 1888 में हॉलवेक्स ने इसे प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित किया गया था। उसके द्वारा उपयुक्त परिकरणों को प्रदर्शित किया, जिसमें से संग्राहक क्वार्टर जो कि एक निर्वात ट्यूब टी होती है। एक निर्वात ट्यूब क्या होती है, संग्राहक के क्वार्टर जो कि एक निर्वात ट्यूब टी होती है, जिसके अंदर जस्ते की 2 प्लेटें होती है। जिसके अंदर जस्ते की क्या होती है, 2 प्लेटें होती है। जिसके अंदर जस्ते की 2 प्लेटें होती है और प्लेट में सी और ए की माध्यम से होती है, जिस पर प्लेट सी को हम लोग उत्सर्जक प्लेट के माध्यम से कहते हैं। प्लेट सी को क्या बोला जाता है, उत्सर्जक प्लेट बोला जाता है। और जबकि ए को हम लोग कोक प्लेट के नाम से भी जाना जाते हैं, जो कि अल्फाबेट का पहला नंबर है। तो इस चीज़ को हम लोग दोनों प्लेटों को जब हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, दोनों प्लेट है भाई इस तरीके से, जब उसको हम लोग ये ए के माध्यम से है, ये सी के माध्यम से, जब हम लोग बैटरी से इन दोनों को अटैचमेंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो सी का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से होता है। सी का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से होता है और ए का संबंध बैटरी के धन सिरे से होता है। मतलब पॉजिटिव के लिए आप लोगों का ए है और नेगेटिव के लिए क्या है, सी है। ठीक है। तो हॉलवेक्स के प्रयोगों के द्वारा हम लोगों ने ये देखा कि
इसमें जो संग्राहक का जो क्वार्टर की एक निर्वात ट्यूब टी होती है, जिसके अंदर के जस्ते की 2 प्लेटें होती है, जिसमें सी और ए होती है। प्लेट सी को उत्सर्जक प्लेट कहते हैं और एक को कोक प्लेट कहते हैं। दोनों प्लेटों को एक बैटरी बी से जोड़ देते हैं। सी का संबंध बैटरी के रीढ़ सिरे से तथा ए का संबंध किसके साथ होता है? आपका पॉजिटिव धन आवेश के साथ होता है। किसके साथ होता है? ये आप लोगों का धन आवेश के साथ होता है। ये आप लोगों का धन आवेश के साथ होता है। ए का संबंध और ऋण आवेश का संबंध होता है आप लोगों के सी के साथ होता है। जो ऋण आवेश का संबंध होता है किसके साथ होता है? सी के साथ होता है। तो इस तरीके से प्रयोगों में हर्ट्ज का प्रयोग और इन दोनों के प्रयोग को देखे थे, जिसमें प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रायोगिक अध्यापन लेनार्ड का प्रयोग के बेस पे हम लोग इसको देखे थे। तो पहला हॉलबेक्स के प्रयोग में हम लोग ये चीज किए थे कि सन 1888 में हॉलबेक्स इसके प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया था कि उनके द्वारा जो उपकरण का प्रयुक्त में प्रदर्शित किया गया, इसमें जो संग्राहक की क्वार्टर एक निर्वात ट्यूब टी होती है, जिसके अंदर जस्ते की 2 प्लेटें सी और ए होती है। प्लेट सी को उत्सर्जक प्लेट तथा ए को कोक प्लेट भी कहते हैं। दोनों प्लेटों को जब एक बैटरी बी से जोड़ देते हैं तो सी का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से तथा ए का संबंध धन सिरे से होता है। ए का संबंध किससे होता है? धन सिरे के साथ होता है। इसके आगे का जो कंटेंट जो होता था आप लोगों को हॉलबेक्स के बेस पे होता था और क्वार्टर के बेस पे जब होता था तो इस चीज को हम लोग देखे थे, हर्ट्ज के प्रयोग के बेस पे देखे थे और हॉलबेक्स के प्रयोग के बेस पे देखे थे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा होता है वो देहली आवृत्ति होती है। देहली आवृत्ति क्या होती है? इस कंटेंट को देखते हैं हम लोग देहली आवृत्ति के बेस पे, ये क्या होती है इस चीज को देखते हैं। तो देहली आवृत्ति के बेस पे हम इस चीज को देखते हैं। अगला कंटेंट जो होता है हमारा देहली आवृत्ति के बेस पे, वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके काम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, चाहे वह प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे काम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से सतह प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, चाहे हम लोग इस चीज को इसके रूप में हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, इस बीच में हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश के इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। उत्सर्जन के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। तो उसे उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। जो कि भिन्न भिन्न धातुओं का कार्यफलन भिन्न भिन्न होता है। मतलब यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि भिन्न भिन्न धातुओं का जो कार्यफलन होता है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, जो कि भिन्न भिन्न धातुओं का कार्यफलन के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, वह देहली आवृत्ति होती है। तो ये आप लोगों की देहली आवृत्ति के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, तो देहली आवृत्ति के लिए जब आप लोगों को पूछा जाता है कि किस तरीके से होती है, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। उसे उस धातु का क्या बोलते हैं? कार्यफलन कहते हैं। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होते हैं, उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का कार्यफलन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न वस्तुओं का कार्यफलन भिन्न भिन्न होता है। तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। अतः आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, उसे उस धातु की कार्यफलन कहलाता है, जो कि भिन्न भिन्न धातु के कार्यफलन के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर धातु के कार्यफलन के बेस पे हम लोग इस चीज को भी बोल सकते थे कि धातु के कार्यफलन के बेस पे यहाँ से हम लोग इस कंटेंट को भी तो यूज कर सकते थे जो आप लोगों के धातु के कार्यफलन के बेस पे यहाँ से था। तो धातु के कार्यफलन के बेस पे यहाँ पर आप लोगों का था जो ये देखिए, ये आप लोगों के कार्यफलन के बेस पे था। किसके बेस पे था? ये कार्यफलन के बेस पे था। तो यहाँ से हम लोग इस कंटेंट को यहाँ से यूज किए थे ना, यहाँ पर कि आपतित प्रकाश की यहाँ से इस चीज़ को किए थे कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, जो किसी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है। क्लियर। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, प्रकाश की कार्यफलन कहलाती है। प्रकाश आयनिक की आयनों के माध्यम से है भाई, प्रकाश आयनिक की कार्यफलन कहलाती है। प्रकाश आयनिक की कार्यफलन प्रकाश आयनिक की क्या कहलाती है भाई, प्रकाश आयनिक की यह कार्यफलन कहलाती है। प्रकाश आयनिक की क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। ठीक है। तो कार्यफलन के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ को देखें कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, प्रकाश आयनिक की कार्यफलन कहलाती है। तो ये आप लोगों के कार्यफलन के अंतर्गत आ गया, जिसके अंतर्गत आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है, ये प्रकाश आयनिक की कार्यफलन के अंतर्गत आ गया। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग यहीं कार्यफलन तक देखते हैं। तो इसके आगे का जो कंटेंट है, इसके आगे के बेस पे हम लोग जो देलीय आवृत्ति के बेस पे देख रहे थे, प्रकाश का प्रभाव के बेस पे हम लोग देख रहे थे, प्रकाश का विद्युत प्रवाह के बेस पे हम इस चीज़ को देख रहे थे। इसका आगे के कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।